नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले तैयारी में लगी कांग्रेस और भाजपा जातिगत समीकरण को साधने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा ने बीते साल भर में खासकर ओबीसी वर्ग के लिए जिस तरह से अपना झुकाव और रुझान दिखाया, उस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के अलावा ओपी चौधरी जैसे ओबीसी वर्ग के चेहरों को विशेष तरजीह दी गई। और अब हाल में ही अनुसूचित जनजाति वर्ग की लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर आदिवासी वर्ग को रिझाने की कोशिश की गई है। ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग का राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में करने जा रही है। 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के देश भर के तमाम बड़े नेताओं की आमद होगी। यहाँ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी भी होगी और साथ में तमाम अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं की मौजूदगी से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल भाजपा के पक्ष में करने की कवायद होगी, कोशिश होगी। साल के अंत में जिन हिंदी पट्टी के राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल जमा 79 सीटें ऐसी है जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें राजस्थान की 34, मध्य प्रदेश की 35 और छत्तीसगढ़ की 10 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 10 में से महज 2 सीटें मिली थी, 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि बसपा की झोली में 1 सीट गई थी। जबकि मैं 2018 के पहले 2013 की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 में से अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित 9 सीटों में सफलता मिली थी। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए अपनी ओर से तमाम कोशिशें की। अभी हाल में ही अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं ने जिस तरह से पूरी तरह नग्न होकर प्रदर्शन किया और फर्जी सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया, ये खबर राष्ट्रीय स्तर में सुर्खियां बटोरी। तब उस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई। सोशल मीडिया में लोग प्रश्न खड़ा करने लगे कि जब जांच समिति ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था कि फला फला अधिकारी और कर्मचारी ने झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है, तो उनके विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं लिया गया। भाजपा की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनेक तैयारियां की गई है, अनेक दावे किए गए हैं। जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वर्ग के लिए रखा जा रहा है, उसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के अलावा गुरु घासीदास के गुरुद्वारा जय स्तंभ को तोड़ने का मामला, आरक्षण को लेकर 16% का वादा पूरा नहीं करना, 7 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल होने के बावजूद उनकी समीक्षा नहीं करना, धार्मिक स्थल का संरक्षण नहीं किया जाना, गुरु घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी में करीब 2.5 करोड़ के सतनाम भवन का निर्माण अभी तक पूरा नहीं होना, इसके अलावा रविदास शोध पीठ को बंद करने जैसा संवेदनशील मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखने जा रही है। जबकि कांग्रेस की ओर से भी इस वर्ग को साधने के लिए तैयारियां बहुत पहले से की जा रही है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति में जाति आधारित राजनीति का प्रभाव कितने गहरे से है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रमुख दलों ने इन वर्गों का खास ख्याल रखा है। वैसे छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। दावा किया जाता है कि 50% से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग से आती है और 31% के आसपास आदिवासी आबादी है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12 से 16% की आबादी होने का दावा किया जाता है। सही संख्या का अभी तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन 2019 में किया गया था। इसी के आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कराने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो फिलहाल राज्यपाल के पास लंबित है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर काफी हंगामा कर चुकी है। हालांकि विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस का साथ दिया था। ऐसे में यहां सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि विधानसभा के भीतर जब आरक्षण के लिए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग को ही आधार बनाया गया था, वह डेटा या आंकड़ा चुनाव में किस तरह से काम करेगा, यह गहराई से अध्ययन करने वाली बात है। वैसे अनधिकृत रूप से यह दावा किया गया कि ओबीसी आबादी महज 42% रह गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमला कर रही है। दूसरे अन्य मुद्दे भी जब हावी होते हैं तो वहां धर्मांतरण का मुद्दा भी आता है कि किस तरह से आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में धर्मांतरित किया जा चुका है। इसकी भी सही संख्या सामने नहीं आती कि आखिर कितने लोग धर्मांतरित हुए हैं। चोरी छुपे धर्मांतरण और मतांतरण का जो खेल चल रहा है, जाहिर तौर पर इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ में यूपी और बिहार की तरह
जाति आधारित राजनीति उतने गहरे से नहीं होती जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट यूपी बिहार में होता है। 2008 में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई थी। तब के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू ने भिलाई की एक सभा में अपना एक अलग मंच बनाते हुए ऐलान किया था। उस मंच का नाम था छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच। तब उन्होंने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात आएगी तब मैं अपने सांसद का ओहदा खूंटी पर टांग कर आऊंगा। उनकी बातों का इतना गहरा असर हुआ कि 2008 में तब के विधानसभा अध्यक्ष जो भिलाई से ही विधायक थे प्रेम प्रकाश पांडे की बुरी तरह से पराजय हुई और कालांतर में बदले हुए राजनीतिक हालात में ताराचंद साहू को जब भाजपा से निलंबित किया गया, निलंबन के फौरन बाद अगले ही दिन रायपुर जाकर उन्होंने तब के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बारे में साफ तौर पर कहा था कि वो प्रतापगढ़ के ठाकुर हैं। कवर्धा के ठाटापुर के डॉक्टर रमन सिंह के बारे में उन्होंने जो बातें कही थी कि वो प्रतापगढ़ के ठाकुर हैं, इसके गहरे राजनीतिक अर्थ निकाले गए। एक नई राजनीति को दिशा मिली जिसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद और स्थानीयवाद का मुद्दा हावी है, इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, बल्कि परोक्ष रूप से यह समझाने की कोशिश की गई कि बदले हुए हालात में कि अब ओबीसी या अनुसूचित जाति या जनजाति के स्थानीय कहलाने वाले लोगों को ही आगे किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को हालांकि 2018 में उपाध्यक्ष बनाया और 2023 में भी उनके उसी पद को कंटिन्यू करने के साथ 2 अन्य महिला नेत्रियों को भी उपाध्यक्ष बनाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। तब डॉक्टर रमन सिंह अकेले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब उनके समकक्ष 2 अन्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी जो ओहदा डॉक्टर रमन सिंह का है उसके बराबर सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी खड़ा किया गया है। लता उसेंडी आदिवासी वर्ग की एक सुलझी हुई तेज तर्रार महिला नेत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से एक आदिवासी, एक तेज तर्रार युवा नेता की जरूरत थी। लगता है लता उसेंडी को उपाध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी की वो खोज पूरी हुई। हालांकि सरगुजा की रेणुका सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, लेकिन रेणुका सिंह पूरी तरह से राज्य की राजनीति से दूर रही हैं। 2003 के रमन सिंह मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट का वो हिस्सा थी, तब उन्हें महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आए। कालांतर में कई मौकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से बनाया और हाल में ही नंद कुमार साय जैसा एक बड़ा आदिवासी चेहरा भाजपा छोड़कर कांग्रेस चले गया। तब वहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ रिक्तता महसूस की जा रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर किसे आगे प्रस्तुत किया जाए। लता उसेंडी के अलावा कई अन्य आदिवासी चेहरों को भी विशेष महत्व देने की तैयारी चल रही है। खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद संजीदा है, बहुत गंभीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 1 महीने के भीतर 3 बार छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। जिन 12 चुनिंदा नेताओं के साथ उन्होंने पिछले हफ्ते बैठक की थी, उसके नतीजे भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह से हाल में ही मंत्री स्मृति ईरानी का जो बयान मणिपुर के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ को लेकर आया, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व कितना ज्यादा छत्तीसगढ़ को लेकर फोकस है। स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा उसके बाद सीएम भूपेश बघेल का हालांकि पलटवार आया। इन दोनों बयानों को आप संक्षेप से सुने और गौर करें कि किस तरह की राजनीति हो रही है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है उसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से नहीं की जा सकती। जानबूझ के जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल है। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी एकदम नई रणनीति के तहत बिना किसी चेहरे पर जब चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस के पास एक घोषित चेहरा भूपेश बघेल का है, लेकिन उनके ही उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर
खुलकर बात करते हुए जो बातें राजनीति में इशारों में कही जानी चाहिए उसे बिना राग लपेट के साफ तौर पर कह देते हैं। जैसे 45,000 संविदा कर्मियों की नियमितीकरण का मुद्दा, इस विषय पर तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह संभव नहीं है। ठीक चुनाव से पहले ऐसे बयान कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के रेगुलराइजेशन का मुझे तो नहीं दिखता, फ्रैंकली। मेरे को जो लग रहा है मुझे कठिन दिखता है। मैंने भी कई अधिकारियों से बात की है, मामला शासन के पास अभी भी है कि आप संविदा में अगर हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला उमा देवी प्रकरण में दे दिया कि संविदा में जब आपने विज्ञापन निकाला उस समय आपने ये नहीं लिखा कि ये आपको इतने साल बाद हम रेगुलर भी कर देंगे। चुनाव से पहले ऐसी साबगोई या वादा खिलाफी बहुत भारी पड़ सकती है। राजनीति में अक्सर दिल में जो होता है जुबान पर उसे नहीं लाया जाता। इशारों और संकेतों की भाषा भी अब जनता खूब समझने लगी है। राजनीति में साफ सुथरे चेहरों को पसंद किया जाने लगा है। अब प्रत्याशियों की योग्यता देखी जाती है। पहले की तरह अंगूठा छाप अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को जनता पहले की तरह पसंद नहीं करती। जेल में बैठे हुए अपराधी अब चुनाव जीत जाए, ऐसा अब संभव नहीं लगता। राजनीति की सुचिता के लिए हम अक्सर यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आप देश और समाज के लिए राजनीति के माध्यम से अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। आज के अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।